हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं लॉ का एक टॉपिक, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, जो है सेक्शन 11। और स्टिपुलेशन ऑफ टाइम वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक कंडीशन और वारंटी। और अगर दोस्तों आगे बात करें तो कंडीशन है एसेंशियल टू पर्पस, यानी कि कंडीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें वारंटी की, तो वारंटी है कोलेटरल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर वारंटी फुलफिल नहीं होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि कंडीशन एंड वारंटी होता क्या है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल में एक सेलर है जो मोबाइल बेचता है, सेल करता है, और एक बायर है। बायर सेलर के पास जाता है और कहता है कि भैया हम ऐसा मोबाइल दिखाइए कि जिसमें बैटरी ज़्यादा हो, मतलब कि ज़्यादा दिन चलना चाहिए। तो सेलर ने कहा ठीक है, बहुत सारे मोबाइल दिखाए, उसमें से बायर ने एक मोबाइल ख़रीद लिया। और जो मोबाइल ख़रीदा उसमें एक 1 ईयर की वारंटी थी। तो इस एग्जाम्पल में कंडीशन कौन सी होगी हमारे लिए, कंडीशन बैटरी लाइफ होगी। मतलब कि बायर ने सबसे पहले बता दिया कि भाई कौन से पर्पस के लिए वो मोबाइल ख़रीद रहा है, मतलब कि पर्पस जो है वो हमारे लिए क्या होगी, कंडीशन होगी। और अगर ये 1 ईयर की वारंटी है तो 1 ईयर में कुछ भी बैटरी लाइफ के अलावा कुछ भी होता है, मतलब कि स्क्रीन ख़राब हो जाती है या फिर कुछ और, तो वो हमारे लिए क्या होगी, वारंटी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। देखिए, आपने एग्जांपल ध्यान से समझ लिया होगा तो आपको डिफरेंस समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो कंडीशन है वो एसेंशियल फॉर पर्पस है और वारंटी जो है वो कोलेटरल फॉर पर्पस है। यानी कि मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था कि जो बैटरी लाइफ है वो हमारे लिए क्या थी, कंडीशन, और बाकी स्क्रीन डैमेजेस या फिर कोई भी और डैमेज होता है तो हमारे लिए क्या होता है, कोलेटरल, मतलब कि वारंटी। चलिए, दूसरा पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस ब्रीच। तो इन कॉन्सिक्वेंस ब्रीच कंडीशन में देखें तो सबसे पहले जो एग्रीव पार्टी है कंडीशन में रेप्यूडिएट कर सकती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करना मतलब ब्रीच करना, कैंसिल कर देना। जो एग्रीव पार्टी है इन कंडीशन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। लेकिन इन वारंटी में अगर हम देखें तो एग्रीव पार्टी जो है वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन क्लेम फॉर डैमेज कर सकती है, मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो क्लेम कर सकती है। और अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में मैंने बताया आपको सेकेंड पॉइंट में जो कंडीशन में जो एग्रीव पार्टी है वो रेप्यूडिएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, इसको ही कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन। और आगे सामने देखें तो वारंटी, तो वारंटी में जो क्लेम फॉर डैमेज कर सकती है एग्रीव पार्टी, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है फ्रीडम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन में बात करें तो जो एग्रीव पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है, मतलब कि गिव परमिशन है, फ्रीडम है। और सामने बात करें वारंटी की, तो वारंटी में जो एग्रीव पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीडमली परफॉर्म नहीं कर सकती। फोर्थ पॉइंट को हम समझेंगे थर्ड पार्ट में, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो चलिए समझते हैं कि ट्रीटेड एज वारंटी होता क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक आदमी है और उसका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। अब उसने एक कार खरीदी जिसमें कंडीशन ये थी कि वो रेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कार जो है वो रेसिंग के लिए काम आ सकती। और कार खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो कार है वो रेसिंग के लिए ठीक नहीं है, मतलब कि कार में कुछ परेशानी थी या फिर कुछ दिक्कत थी। अब कार की जो कंडीशन थी वही रेसिंग की थी। अब रेसिंग के लिए ही कार इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो फिर कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो सकी है। और हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम जो भी यहाँ पे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे कार है, तो हम कार जो है वो रेप्यूडिएट कर सकते हैं, मतलब कि वापस कर सकते हैं और उसका जो
पैसा है हम ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब ये आदमी ने वो कार खरीदी तब से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है वो दुगना होने लगा, मतलब कि बहुत प्रॉफिट होने लगा। इसलिए वो ये कार वापस नहीं करना चाहता था। तो उसके लिए एक ऑप्शन और होता है कि कंडीशन को वो वारंटी मान ले, मतलब कि कार को जो है वो वारंटी मान ले, मतलब कि वो कार जहाँ से खरीदी है वहाँ जाए और उसे कहे कि भैया उसमें जो रिपेयर करना है वो कर दीजिए और यही कार मुझे वापस कर दीजिए। तो दोस्तों हम इस तरह से कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन को वारंटी मान लिया जाता है तब भी हमारे End warranty. Express conditions are those which are expressly provided in the contract. मतलब ये हुआ कि जो भी कंडीशंस एग्रीमेंट पेपर में दी गई है वो सारी कंडीशंस एक्सप्रेस कंडीशंस है। तो इससे उल्टा इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस है जो एग्रीमेंट पेपर में नहीं दी गई है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी है। 1. Condition as to title. एक दिन की बात है दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम था मिस्टर ए, उसने एक कार मिस्टर बी के पास से खरीदी। 2 महीने बाद पता चला कि वो कार तो चोरी की थी। अब ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने ये कहा कि वो कार जो चोरी की थी उसे असली मालिक को दे दी जाए और मिस्टर ए को जो भी नुकसान हुआ है वो सब वे मिस्टर बी के पास से ले सकते हैं। क्योंकि कंडीशन एज तो टाइटल के मुताबिक मिस्टर ए को नहीं पता था कि वो कार चोरी की थी, इसलिए वे निर्दोष है और अपना नुकसान मिस्टर बी के पास से ले सकते हैं। 2. Sale by description. Act of sale of goods by description. There is implied condition that the goods should correspond with the description. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज स्पेसिफिकली डिफाइन की हुई है तो वही चीज मिलनी चाहिए। मतलब कि आप बुक्स की दुकान पर जाकर कहे कि मुझे लो की बुक चाहिए, तो फिर ये कंडीशन है कि वो बुक लो की ही होनी चाहिए। इसे कहते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। 3. सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब होता है कि जब गुड्स बल्क में होता है, मतलब कि सामान बहुत ही ज़्यादा खरीदने का होता है, तब ऐसे समय दुकानदार हमें गुड्स के सैंपल दिखा देता है और उसमें से हमें पसंद करना होता है। तो हमारा लो ये कहता है कि वो गुड्स सैंपल के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर गुड्स से मापल की मुताबिक न हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप दुकानदार के पास जाए और उनसे कहे कि मुझे 4 जेल पेन खरीदनी है। अब इसमें जेल पेन जो है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन है। अब दुकानदार आपको अलग अलग कंपनीज की जेल पेन का सैंपल दिखाएंगे और उसमें से आपको पसंद करना होता है। तो इस तरह यहाँ सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों की बात हो जाती है। 5. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तब ये इम्प्लाइड कंडीशंस है कि वो चीज क्वालिटी और हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो चीज हेल्थ के लिए अच्छी ना हो तो वो चीज हम वापस कर सकते हैं या फिर डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। जब हम कोई भी चीज खरीदने के लिए पसंद करते हैं तब ये इम्प्लाइड कंडीशंस है कि हमें वही चीज मिलनी चाहिए जो हमने पसंद की थी। इसके लिए हम सब फ्लिपकार्ट और अमेज़न का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगर पसंद की हुई चीज हमें न मिले तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं और डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। कंडीशन एज टू होलसमनेस। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक आदमी मिस्टर ए ने मिल्क सेल किया मिस्टर एफ को, और मिस्टर एफ की वाइफ ने वो मिल्क पिया और वो मर गई। बाद में पता चला कि मिल्क में टाइफॉइड के जर्म्स थे। अब ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि एज पर विल्सन ने मिस्टर ए डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है।
तो स्टूडेंट्स वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन एंड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अनकम्बरेंस, ये दो टॉपिक्स हम एक ही एग्जाम्पल में देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप। एक दिन मिस्टर ए ने मिस्टर सी के पास से 15,000 की लोन ली और उसके बदले मिस्टर ए ने अपनी कार का पोजीशन लोन लेने के दूसरे दिन देने का वादा किया, लेकिन ए ने उस कार को पोजीशन ट्रांसफर होने से पहले ही उस कार मिस्टर बी को बेच दी। हालांकि मिस्टर बी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने कार खरीद ली। अब मिस्टर सी को ये सब पता चला और उसने मिस्टर ए पर केस कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन एंड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अनकम्बरेंस, ये दो टॉपिक्स का मतलब ये है कि अगर बायर कोई भी चीज सेलर के पास से खरीदता है तो ये इम्प्लाइड वारंटी है कि वो चीज सेलर की ही है। इस केस में मिस्टर सी और मिस्टर बी के साथ मिस्टर ए ने फ्रॉड किया है, इसलिए ये अदालत मिस्टर ए को दोषी ठहराती है और ये आदेश देती है कि वो सारे पैसे मिस्टर सी और मिस्टर बी को वापस कर दिए जाए। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अगर हम कोई भी चीज सेलर के पास से खरीदते हैं तब ये इम्प्लाइड वारंटी है कि वो चीज क्वालिटी और फिटनेस में अच्छी ही हो। हालांकि हम सब ये टॉपिक को आगे के वीडियो में देख चुके हैं। 4. Disclosure of dangerous nature of goods. हम जब सेलर के पास से कोई भी चीज खरीदते हैं तब ये इम्प्लाइड वारंटी सिंपल मीनिंग होता है लेट्स बायर बीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि बायर सावधान रहे। इस टॉपिक में कहा गया है कि कोई भी चीज खरीदने बाद उसके लिए बायर लायबल रहेगा, तो बायर को सोच समझकर चीज खरीदनी होगी। लेकिन केवियर टेम्प्ट के कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें सेलर लायबल रहेगा लेकिन बायर लायबल नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कि वो एक्सेप्शन कौन कौन से है। जब बायर अपना पर्पज बता दे कि किस पर्पज के लिए वो चीज खरीद रहा है, तो सेलर की ये लायबिलिटी है कि वो बायर को सही चीज दे, और अगर वो चीज पर्पज यानी कि जिस उद्देश्य के लिए वो चीज खरीदी गई थी वो पर्पज फुलफिल न हो तो उसके लिए बायर नहीं सेलर लायबल है। 1. Fitness as to quality or use. 2. Goods sold by description. 3. Goods of merchantable quality. 4. Sale by sample. 5. Goods by sample as well as description. ये 5 वो टॉपिक्स है जो हम आगे के 5 वीडियोस में एनिमेशन एग्जाम्पल के साथ देख चुके हैं। 6. Trade usage. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। गारमेंट्स यानी कि कपड़े का बिजनेस। अब ये इम्प्लाइड कंडीशंस है कि वो सारे रेडीमेड गारमेंट्स जो आप बायर को सेल करोगे वो गारमेंट्स बायर के लिए अच्छी तरह से फिट हो जाए, और अगर वो अच्छी तरह से फिट न हो तो उसके लिए सेलर लायबल है। 7. Seller actively conceals defect or is guilty of fraud. जब सेलर जानबूझकर कोई फ्रॉड करे तब इसके लिए सेलर लायबल रहेगा। प्रॉपर्टी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का सीधा मतलब है कोई भी चीज की मालिकी। Rules regarding transfer of ownership or property. There are mainly 3 types. A. Specific or ascertained goods. B. Passing of unascertained goods. C. Sale on approval. 8. स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स में 3 स्टेज है। 1. स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। 2. स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। 3. स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू ascertain प्राइस। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, जब बात गुड्स की हो रही हो तब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए और साथ ही डिलीवरेबल स्टेट में भी होने चाहिए।
अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है तो मान लिया जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और अब से उसके लिए बायर लायबल रहेगा। चलिए इसे और अच्छी तरीके से समझे। एक दिन मिस्टर एक्स इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जाते हैं और वहां से एक टेलीविजन खरीद लेते हैं और सेलर को होम डिलीवरी करवाने को कहते हैं। सेलर उस टेलीविजन को होम डिलीवरी करवाने के लिए एग्री हो जाता है और तभी से इमीडिएटली ओनरशिप मिस्टर एक्स को ट्रांसफर हो जाती है। अब आप हमारी वो कंडीशन याद कीजिए कि गुड्स स्पेसिफिक होने चाहिए और साथ ही डिलीवरेबल स्टेट में भी होने चाहिए। और यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें तो गुड्स यानी कि टेलीविजन स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में भी है, मतलब शॉप में वो टेलीविजन अवेलेबल भी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि गुड्स स्पेसिफिक तो है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। यानी कि हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर एक्स टेलीविजन शॉप में गए और एक टेलीविजन पसंद किया। अब हुआ कुछ यूं कि वो टेलीविजन सेलर के पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो टेलीविजन मिस्टर एक्स 2 दिन बाद मिलेगा। अब इस एग्जाम्पल में गुड्स तो स्पेसिफिक है लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उसके लिए बायर लायबल नहीं है। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हेज टू एज सर्टेन प्राइस का मतलब है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है लेकिन उसकी प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हुई है। अब आप टमाटर लेने जाते हैं, तब आप अच्छे अच्छे टमाटर पसंद करते हैं और फिर उसे सेलर को देते हैं। वो उसका वजन देखकर फिर उसकी प्राइस हमें कहता है कि वो कितने रुपए के हुए। तो इसमें गुड्स यानी कि टमाटर तो स्पेसिफिक है लेकिन प्राइस जो है वो सेलर बाद में डिसाइड करता है।